सब्जेक्टिव बुक इतिहास का तीसरा टॉपिक है सिंधु सभ्यता। इस टॉपिक का निचोड़ एमसीक्यू इस वीडियो में कराया गया है। तो सिंधु सभ्यता का पहला प्रश्न आप बताइएगा, रेडियो कार्बन पत्ती के अनुसार सिंधु सभ्यता की स्वर्यमान तिथि क्या है। रेडियो कार्बन पत्ती के अनुसार सिंधु सभ्यता की स्वर्यमान तिथि बताइएगा। इन चारों ऑप्शन में कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। आप बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है रेडियो कार्बन पत्ती की स्वर्यमान तिथि। इसका आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। अगला जो क्वेश्चन है, नई एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल क्या है। नई एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल बताइए क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं दिया गया है नई एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का मुख्य शहरी काल कब था। सिंधु सभ्यता का मुख्य शहरी काल बताइएगा कब था। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है मुख्य जो शहरी काल जो था, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो मुख्य शहरी चरण था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक हड़प्पा काल की अवधि क्या है। प्रारंभिक हड़प्पा काल की अवधि बताइएगा। तो देखिए प्रारंभिक हड़प्पा काल की अवधि जो है 3300 से 2600 ईसा पूर्व है। सही उत्तर होगा 3300 से 2600 ईसा पूर्व, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर हड़प्पा काल कब का है। उत्तर हड़प्पा काल बताइए कब का है। तो उत्तर हड़प्पा काल जो है यह है 1900 से 1300 ईसा पूर्व है। 1900 से 1300 ईसा पूर्व जो है उत्तर हड़प्पा काल का है। आप चाहते हैं लूसेंट सब्जेक्टिव बुक को इतिहास से लेकर बीबी तक मात्र 45 डे में कंप्लीट याद करना, तो इस सेल्फ स्टडी प्रो बैच के साथ जुड़ जाइए, जिसमें मात्र आपको 149 में 45 डी में लूसेंट कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा। 20,000 एमसीक्यू का रिवीजन इसमें कराया जाएगा। ओएमआर पैटर्न पर आपको लाइव टेस्ट लिया जाएगा। डेली होमवर्क के अनुसार आपको रिवीजन कराया जाएगा, जिसमें डाउट ग्रुप भी रहेगा। पढ़ने के लिए 7 स्मार्ट स्टडी रूल्स आपको दिया जाएगा। साथ में क्वेश्चन का सोल्यूशन PDF आपको मिलेगा। तो अभी जाइए प्ले स्टोर से इजी बुक स्टडीज एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और सेल्फ स्टडी प्रो बैच के साथ जुड़ जाइए और मात्र 45 डे में लूसेंट को कंप्लीट करें। अगला है, कार्बन 14 पत्ती की खोज किसने की। कार्बन 14 पत्ती की खोज बताइएगा किसने किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं तिथि निर्धारण कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लीबी द्वारा 1946 में की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BF लीबी ने किया था 1946 में। कार्बन 14 पत्ती में किसके परिचितम निर्धारित होती है। कार्बन 14 पत्ती में किससे परिचितम निर्धारित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किससे परिचितम की निर्धारित होती है। तो कार्बन की मात्रा की। सही उत्तर हो जाएगा कार्बन की मात्रा। क्वेश्चन है, कार्बन 14 पत्ती में किससे परिचितता निर्धारित होती है। तो कार्बन की मात्रा से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई। सिंधु सभ्यता की खोज बताइएगा कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1921। अगला है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की। तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी। सही उत्तर हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसको कांस्य युग में रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। अब बुक में भी इसको देख लीजिए, इसको किस युग में रखा गया है। देखिए वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। देखिए यहाँ पर दिया गया सिंधु सभ्यता को अधैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। सही उत्तर क्या होगा कांस्य युग। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे। सिंधु सभ्यता का मुख्य निवासी बताइएगा इन चारों ऑप्शन में कौन थे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सही उत्तर होगा द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। सिंधु सभ्यता की औपचारिक घोषणा किसने की। सिंधु सभ्यता की औपचारिक घोषणा किसने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औपचारिक घोषणा किसने किया। तो राइट आंसर होगा सर जॉन मार्शल ने औपचारिक घोषणा किया। देखिए यहाँ पर दिया गया है सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिर्देशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की।
सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न बताइएगा, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन सा है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल, तो देखिए पश्चिमी स्थल जो था, देखिए सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दासक नदी के किनारे स्थित सूतकांगेडोर यानी सूतकांगेडोर है। सही उत्तर होगा सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन है, सूतकांगेडोर। अगला है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी स्थल कौन सा है। पूर्वी स्थल बताना है, तो पूर्वी स्थल हो जाएगा आलमगीर। देखिए यहाँ पर दिया गया है पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीर पूर्व मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। सही उत्तर होगा आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता की उत्तरी स्थल कौन सा है। उत्तरी स्थल आपको बताना है 15 नंबर क्वेश्चन में। सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा है, तो उत्तरी स्थल जो है वह है मांदा। सही उत्तर होगा, देखिए उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है। सही उत्तर मांदा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी स्थल कौन सा है। दक्षिणी स्थल बताइएगा सिंधु सभ्यता का कौन है, तो दक्षिणी स्थल हो जाएगा दाइमाबाद। देखिए यहाँ पर दिया गया है दाइमाबाद जो होगा सिंधु सभ्यता का दक्षिणी स्थल था। किस नदी के किनारे स्थित था, तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था दाइमाबाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रमुख नगर नहीं है। बताइएगा इनमें से कौन निम्न में से प्रमुख नगर नहीं था। देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, जिसमें है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धोलवीरा, कालीबंगन। तो देखिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन ये जो है प्रमुख स्थल था। पाटलिपुत्र जो था ये नहीं था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का सी, पाटलिपुत्र प्रमुख नगर नहीं था इनमें से। अगला प्रश्न है, धोलवीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया। धोलवीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया है, तो देखिए धोलवीरा को जो है 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है 2021 में। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बताइए, तो इसका सही उत्तर होगा राखीगढ़ी। यहाँ आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। अभी जो भारत में है सबसे बड़ा स्थल वह है राखीगढ़ी, घाघर नदी पर है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लोथल जो है बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर होगा बंदरगाह। लोथल सुतकोता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है। अगला जो प्रश्न बताइएगा, जूते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगन। देखिए यहाँ पर दिया गया है, जूते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किसके लिए प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सही उत्तर इसका हो जाएगा 22 का। स्नानागार जो है यह सार्वजनिक स्नान के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक स्नान। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अगला जो प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के स्नान कुंड की विशेषता क्या थी। मोहनजोदड़ो की स्नान कुंड की विशेषता क्या थी, तो देखिए इस स्नान कुंड में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। सही उत्तर हो जाएगा इसका दोनों तरफ से सीढ़ियाँ। अगला प्रश्न है, अग्निकुंड यज्ञवेदी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो इसका बताइएगा। अग्निकुंड का जो साक्ष्य है लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त किया गया। देखिए यहाँ पर दिया गया है, अग्निकुंड यानी यज्ञ देवी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। सही उत्तर होगा लोथल एवं कालीबंगन। अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य मूर्ति किसकी है। मोहनजोदड़ो से जो कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है वह किसकी है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। सही उत्तर होगा नर्तकी। हड़प्पा के मुहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा के मुहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है, तो इसका सही उत्तर होगा एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा एक श्रृंगी पशु। हड़प्पा की एक आयताकार मुहर में क्या दर्शाया गया है? हड़प्पा की एक आयताकार मुहर में क्या दर्शाया गया है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया है। यानी सही उत्तर होगा स्त्री के गर्भ से निकला पौधा। मनके बनाने के कारखाने कहाँ पाए गए हैं? मनके बनाने के कारखाना बताइए कहाँ से पाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनके बनाने के लोथल एवं चनहुदड़ों से। देखिए मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ों से मिले हैं। सही उत्तर होगा लोथल एवं चनहुदड़ों। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि बताइएगा कैसी थी? तो लिपि जो थी सिंधु सभ्यता की भाव चित्रात्मक थी। सही उत्तर होगा भाव चित्रात्मक। सिंधु लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? सिंधु लिपि जो थी यह किस दिशा में लिखी जाती थी? तो इसका सही उत्तर होगा यह लिपि दाईं से बाएं लिखी जाती थी, दाईं से बाएं की ओर। देखिए अगला है, सिंधु लिपि बहुपंक्ति अभिलेखों में लेखन किस प्रकार होता था? यानी देखिए यहाँ पर दिया गया है, जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। यानी एक से अधिक पंक्ति वाली होती थी तो एक पंक्ति जो थी दाईं से बाईं और अगला पंक्ति बाईं से दाईं लिखी जाती थी। सही उत्तर होगा इसका सी। अगला जो प्रश्न है, नगर नियोजन में कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? नगर नियोजन में कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो नगर नियोजन में देखिए यहाँ पर दिया गया है, नगर नियोजन में ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। देखिए नगर एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। सही उत्तर होगा ग्रिड पद्धति। किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले होते थे? अगला जो प्रश्न है, किस नगर के घरों के दरवाजे का मुख सड़क की ओर खुलते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बुक में। देखिए घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे सिंधु सभ्यता का। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे का मुख सड़क की ओर खुलते थे, केवल लोथल। सही उत्तर होगा लोथल। अगला है, सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल क्या थी? सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल बताइएगा इन चारों में से कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं एवं जौ। यानी सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधोवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? सिंधोवासी जो थे यह मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सिंधोवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। शहद इसका सही उत्तर होगा। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बताइए कहाँ से मिले हैं? तो मिट्टी से बने हल के साक्ष्य जो हैं बनमाली से मिले हैं। सही उत्तर हो जाएगा बनमाली। अगला, चावल के दाने किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? चावल के दाने बताइएगा किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? तो चावल के जो दाने हैं देखिए यहाँ पर दिया गया है, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर एवं लोथल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल के प्रथम साक्ष्य, तो चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। लोथल इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर किन स्थलों से मिले हैं? सेंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? तो अस्थिपंजर जो है यह प्राप्त हुआ है सूतकोत्ता, कालीबंगन एवं लोथल से सेंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। सही उत्तर हो जाएगा सूतकोत्ता, कालीबंगन, लोथल। अगला प्रश्न बताइएगा, तौल की इकाई किस अनुपात में आधारित थी? सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में आधारित थी? तो देखिए यहाँ पर दिया गया, तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में आधारित थी। सही उत्तर हो जाएगा 16। अगला प्रश्न बताइएगा, क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है देखिए यहाँ पर दिया गया है, यह रावी नदी के तट पर स्थित है। सही उत्तर होगा रावी नदी, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में स्थित है। इसकी खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी है। अगला प्रश्न बताइएगा, हड़प्पा का उत्खनन सबसे पहले किसने किया? तो हड़प्पा के उत्खनन किए हैं दयाराम साहनी। अगला है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है?
मोहनजोदड़ो जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सही उत्तर होगा सिंधु। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन किया है राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया है। अगला प्रश्न, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगन जो है यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। अगला है, कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला। सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा 47 है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल का उत्खनन किसने किया? लोथल का उत्खनन बताइएगा। तो लोथल का उत्खनन जो है ये किए हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। रंगनाथ राव जो हैं इसके उत्खनन करता है जो कि 1954 में किए थे। अगला प्रश्न है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? 49 क्वेश्चन बताइएगा, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? आलमगीरपुर बताइएगा किस राज्य में स्थित है? आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ बताइएगा यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ जो है यह स्थित है सतलज नदी। यहाँ देख लीजिए रोपड़ जो है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला है, रोपड़ का उत्खनन किसने किया? रोपड़ का उत्खनन बताइएगा। तो रोपड़ का उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा जो है रोपड़ के उत्खनन करता है। रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो रंगपुर जो है यह स्थित है गुजरात का कठियावाड़ जिला में। सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। कोटदीजी किस प्रांत में स्थित है? कोटदीजी बताइएगा किस प्रांत में स्थित है? तो कोटदीजी जो है यह स्थित है, देख सकते हैं 54 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सिंध। सही उत्तर इसका हो जाएगा कोटदीजी किस प्रांत में स्थित है? तो सिंध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है कोटदीजी सिंध प्रांत का खैरमपुर स्थान पर, जिसके खोजकर्ता हैं फजल अहमद 1953 में किए थे कोटदीजी का। अगला है, धोलवीरा कहाँ स्थित है? धोलवीरा बताइएगा कहाँ स्थित है? तो धोलवीरा जो है यह गुजरात के कच्छ जिला। सही उत्तर होगा गुजरात का कच्छ जिला। राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखीगढ़ी बताइएगा यह किस राज्य में स्थित है? तो राखीगढ़ी जो है यह स्थित है हिसार जिला हरियाणा। हरियाणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूतकांगेडोर कहाँ स्थित है? सूतकांगेडोर बताइएगा कहाँ स्थित है? तो सूतकांगेडोर जो है यह स्थित है पाकिस्तान। पाकिस्तान के मरकाना में समुद्र तट के किनारे। सही उत्तर इसका हो जाएगा पाकिस्तान। दैमाबाद किस राज्य में स्थित है? दैमाबाद बताइए। तो दैमाबाद जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र दैमाबाद, अहमदाबाद जिला। अगला है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा चिनाब। नेक्स्ट प्रश्न है, मीता थल का उत्खनन करता किसने किया? मीता थल का बताइएगा। तो मीता थल का उत्खनन करता है सूरजभान जो कि 1968 में किए थे मीता थल का उत्खनन। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका उपयोग करते थे? यातायात के लिए बताइएगा किसका उपयोग करते थे? तो उसका देखिए यहाँ पर दिया गया, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। सही उत्तर हो जाएगा बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी। अगला प्रश्न है, सिंधु काल में गाड़ियों के पहिए कितने प्रकार के होते थे? गाड़ियों के पहिए बताइएगा कितने प्रकार के होते थे? तो यहाँ पर दिया गया है 2 पहिए एवं 4 पहिए होते थे। सही उत्तर इसका हो जाएगा 2 और 4। मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुहा शब्द का संबंध किससे है? मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुहा शब्द का वर्णन है जिसका संबंध किससे है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। सही उत्तर हो जाएगा सिंधु सभ्यता।
हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथों में माना जाता है? हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्गों के हाथों में माना जाता है? तो देखिए सिंधु हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। सही उत्तर हो जाएगा वणिक वर्ग। तांबा किन क्षेत्रों से आयात किया जाता था? तांबा किन क्षेत्रों से आयात किया जाता था? तो तांबा जो है देखिए यहाँ पर दिया गया है, सिंधु काल में विदेशी व्यापार भी था, जो कि तांबा जो था खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से आयात किया जाता था। सही उत्तर हो जाएगा खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान। सोना किन क्षेत्रों से प्राप्त होता था? सोना बताइएगा किन क्षेत्रों से प्राप्त होता था? तो सोना जो था यहाँ आप देख सकते हैं, सोना जो था कर्नाटक, अफगानी और ईरान से प्राप्त होता था। कर्नाटक और अफगानी, ईरान भी होगा इसमें। लाजवर्त कहाँ से आयात किया जाता था? देखिए लाजवर्त जो है यह मेसोपोटामिया से आयात किया जाता था। मेसोपोटामिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है? पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है? देखिए दिया गया है, पिगट जो है हड़प्पा और देखिए यहाँ पर दिया गया, पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। जुड़वा राजधानी कहा है। सही उत्तर हो जाएगा जुड़वा राजधानी। अगला प्रश्न है, सेंधव लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो सेंधव लोग जो थे यह किस देवी की पूजा करते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा 69 का, उरावता की देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे धरती की उरावता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सही उत्तर होगा उर्वरता की देवी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किन पूजा प्रथाओं के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु सभ्यता में किन पूजा प्रथाओं के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन माना जाता है? स्वास्तिक चिन्ह बताइएगा किस सभ्यता का देन है? तो स्वास्तिक चिन्ह जो है हड़प्पा सभ्यता के ही देन है। सही उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता। स्वास्तिक चिन्ह से किस उपासना का संकेत मिलता है? स्वास्तिक चिन्ह से किस उपासना का संकेत मिलता है? तो इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सही उत्तर होगा सूर्य उपासना। सिंधु सभ्यता में किसके अवशेष नहीं मिले हैं? सिंधु सभ्यता में किसके अवशेष नहीं मिले हैं? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, सिंधु सभ्यता में किसके अवशेष नहीं मिले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। राइट आंसर हो जाएगा मंदिर। अगला प्रश्न बताइएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किसकी उपासना प्रचलित थी? सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किसकी उपासना प्रचलित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मात्र देवी की। मात्र देवी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेंधव लोगों के लिए कौन सा पशु विशेष पूजनीय था? सेंधव लोगों के लिए कौन सा पशु विशेष पूजनीय था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया, सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। सही उत्तर होगा कुबड़ वाला सांड। अगला है, स्त्री मृत मूर्तियों की अधिकता से क्या संकेत मिलता है? स्त्री मृण मूर्तियों की अधिकता से क्या संकेत मिलता है? तो देखिए स्त्री मृण मूर्तियों से, मिट्टी की मूर्तियों से अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सेंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। सही उत्तर हो जाएगा मात्र सत्तात्मक समाज। सेंधव लोग किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सेंधव लोग जो थे किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? तो सेंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सूती एवं ऊनी। सेंधव लोगों के मनोरंजन का साधन क्या था? सेंधव लोगों को मनोरंजन का साधन बताइएगा क्या था? तो मनोरंजन का साधन था उनका, देखिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपाल और पासा खेलना। सही उत्तर होगा शिकार करना, मछली पकड़ना और खेलना। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बर्तन किस प्रकार के होते थे? सिंधु सभ्यता के बर्तन किस प्रकार के होते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, यानी लाल मिट्टी पर काले रंग का डिजाइन किया हुआ था सिंधु सभ्यता के बर्तन पे।
अगला प्रश्न है, काली बगन की विशेषता क्या थी? काली बगन की विशेषता बताइए क्या थी? तो काली बगन की विशेषता देखिए, काली बगन एक मात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला है, काली बगन शब्द का अर्थ क्या है? काली बगन शब्द का अर्थ बताइए क्या है? तो काली बगन शब्द का अर्थ है काली चूड़िया। काली चूड़िया इसका सही उत्तर हो जाएगा। काली बगन से किसका प्रमाण मिलता है? काली बगन से किसका प्रमाण मिलता है? तो देखिए यहाँ प्रमाण मिलता है जो यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों में के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण मिलता है। खेत जोतने और अग्नि पूजा का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में शवों को निपटान की कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी? सिंधु सभ्यता में शवों के निपटान के लिए कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शवों को जलाने एवं गाड़ने, यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। जलाना और दफनाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण क्या था? सिंधु सभ्यता के विनाश के प्रमुख कारण बताइए क्या था? तो सिंधु सभ्यता का विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। बाढ़ इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो देखिए, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सही उत्तर हो जाएगा टेराकोटा। यानी सिंधु सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा। तो इस टॉपिक से आपको कितने टोटल क्वेश्चन कराया गया सिंधु सभ्यता से? 85। यानी लूसेंट सब्जेक्टिव बुक आप निकालिएगा तो 3 नंबर टॉपिक अपने को देखने को मिलेगा सिंधु सभ्यता। इस टॉपिक से निचोड़ MCQ 85 करा दिया गया है। इसको कंप्लीट बुक में पढ़ कर रिविजन कर लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है लूसेंट सब्जेक्टिव बुक निकालिएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा 4 नंबर टॉपिक वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को आप कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो वैदिक सभ्यता का आपको डाल दिया जाएगा, इसका निचोड़ MCQ क्वेश्चन के साथ, बुक सॉल्यूशन के साथ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें।